कोरोना वायरस ने यूरोप को हिलाकर रख दिया है। खासतौर से इटली, स्पेन और फ्रांस इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इटली के लोगों का तो मानना है कि संकट की इस घड़ी में यूरोपीय यूनियन ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। ईयू पर उठते सवालों पर होगी कवर स्टोरी में बात। कवर स्टोरी की चर्चा से पहले भारत का कोरोना अपडेट जान लेते हैं। देश में कुल कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 21,000 के पार हो गई है, तो वहीं मरने वालों की संख्या 686 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 4,257 लोग इलाज के बाद पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। बीते 24 घंटे में संक्रमण के 1,409 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं इस बीच केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि करीब 1 करोड़ 10 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा। ये रोक 18 महीने तक लागू रहेगी। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 26 लाख से ज्यादा हो गए हैं और अब तक इससे 1,84,000 से ज्यादा लोग की जान जा चुकी है। वहीं अमेरिका में महामारी की वजह से अब तक 46,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक महामारी की सेकेंड वेव यानी इसके फिर से लौटने को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन ट्रंप प्रशासन के ही अधिकारी, सांक्रामिक बीमारियों के एक्सपर्ट एंथनी फाउची का कहना है कि इस बात में कोई शक नहीं है कि वायरस इस साल दोबारा लौट कर आ सकता है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने भी लॉकडाउन हटाने को लेकर चेताया है। अधिकतर देश संक्रमण के पहले चरण में ही हैं और जहां महामारी पहले फैली थी वहां फिर से मामले आना शुरू हो गए हैं। कोई गलती ना करें, अभी लंबी दूरी तय करनी है। ये वायरस अभी लंबे समय तक रहने वाला है। वहीं यूरोपीय संघ के नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें वो कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित देशों की सहायता के लिए आर्थिक पैकेज को मंजूरी दे सकते हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है कि देशों से लॉकडाउन हटाने के लिए मिलकर कोई योजना बनाई जा सकती है। मगर महामारी के संकट ने यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में तनाव भरे रिश्ते को भी सामने लाकर रख दिया है। खासतौर से इटली के लोग यूरोपीय संघ से खासे नाराज हैं। इटली के लिए ये कोई नर्क ही था। इटली यूरोप में वायरस की मार झेलने वाला पहला देश था। मदद के लिए सबसे पहले पुकार भी उसने ही लगाई। लेकिन इटली की शिकायत है कि सबसे ज्यादा जरूरत के वक्त यूरोपीय संघ ने उसे अकेला छोड़ दिया। ईयू एकजुटता दिखाने में नाकाम रहा। बाद में जर्मनी ने इटली के मरीजों को एयरलिफ्ट किया, वहां जरूरी सामान भी भेजा। लेकिन सामान और डॉक्टर भेजने को लेकर रूस जैसे देशों ने ज्यादा ढिंढोरा पीटा। कोताही को लेकर यूरोपीय कमीशन की प्रमुख ने माफी भी मांगी। इटली को जिस वक्त मदद की जरूरत थी तब उन्हें ज्यादा सहयोग नहीं मिला। उसके लिए पूरा यूरोप तहे दिल से माफी चाहता है। साल 1957 में रोम की संधि पर यहां इस इमारत के अंदर दस्तखत हुए थे। इसी के जरिए यूरोप का आर्थिक समुदाय बना, जिसने बाद में यूरोपीय संघ की शक्ल ली। इटली इसके संस्थापक सदस्यों में से एक था। इस देश को यूरोप के विचार के केंद्र में होने पर हमेशा गर्व रहा। अब यहां कई लोगों को लगता है कि जिस संघ को उन्होंने खड़ा किया वो काम नहीं आया। संबंधों में उभरे संकट को धुर दक्षिणपंथी भुना रहे हैं। इसके कुछ सदस्य खुलेआम नाराजगी दिखाते हुए यूरोप विरोधी भावना भड़का रहे हैं। ये भावनाएं अभी उफान पर हैं। इटली के दक्षिणपंथी नेताओं का कहना है कि यूरोप ने इटली को दिल के तार तोड़ने पर मजबूर कर दिया है। यूरोप विरोधी भावनाओं की वजह यह है कि ईयू वक्त पर मदद नहीं कर सका। या ईयू की ऐसी सोच कि इटली की मदद करना धन बर्बाद करना होगा। यूरोपीय संघ इटली के भरोसे ही खड़ा है, लेकिन ये इटली के बजाय दूसरे देशों की मदद करता है। आपके हिसाब से क्या इटली को ईयू या यूरोजोन का सदस्य रहना चाहिए? हाँ, लेकिन ऐसा यूरोप नहीं जैसा अभी है। इस हफ्ते दोबारा खुली किताबों की दुकान में यूरोप के साथ इटली के ऐतिहासिक रिश्तों की झलक दिखती है। लेकिन ये भी नजर आता है कि एक बीमारी से जंग ने यूरोपीय साझेदारी की नींव हिला दी है। हमारे साथ छल हुआ है, लेकिन मैं यूरोप का हूं और उम्मीद करता हूं कि सब ठीक होगा। हमें यूरोप और यूरोप को हमारी जरूरत है। मुझे लगता है कि यूरोप छोड़ने पर इटली टूट जाएगा।
इटली का इतिहास कई जंग की कहानियों से भरा है, लेकिन अब लड़ाई अपने सहयोगियों से है ताकि इटली दोबारा खड़ा हो सके। हाल के कुछ दिनों तक कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जापान की तारीफ हो रही थी, पर अब वहां संक्रमण के मामले 12,000 तक पहुंच चुके हैं और राजधानी टोक्यो में वायरस तेजी से फैल रहा है। बीबीसी की टीम दक्षिण जापान के एक अस्पताल पहुंची। Yeah, this is a red zone. Right. So in this room is a negative pressure room. जापान के कावासाकी में ये है सेंट मारियाना अस्पताल, जिसके डॉक्टर शिगेजी फुजितानी बीबीसी की टीम को 2 हफ्तों में तैयार कोविड यूनिट दिखा रहे हैं। ये इसका कंट्रोल रूम है। यहाँ से डॉक्टर फुजितानी और उनकी टीम एक सुरक्षित दूरी से मरीजों पर नजर रख सकते हैं और अपनी कम होती पीपीई किट्स को बचा सकते हैं। अस्पताल में 1000 बेड्स हैं, पर कोरोना यूनिट में सिर्फ 15 बिस्तर हैं, जिनमें से 11 पर पहले से ही मरीज हैं। डॉक्टर कहते हैं कि अगर टोक्यो ने वायरस को फैलने से नहीं रोका तो इस अस्पताल में बेड्स की कमी हो जाएगी। टोक्यो में वायरस संक्रमित लोगों की संख्या भी ज्यादा है और दूसरे देशों की तुलना में आईसीयू में बेड्स भी कम हैं। इसी वजह से टोक्यो इस समस्या से जूझ रहा है। मॉनिटर पर हम देख रहे हैं कि नर्स कैसे मरीजों का ख्याल रख रही हैं। सभी मरीज पुरुष हैं जिनकी उम्र 60 साल से कम है। डॉक्टर कहते हैं कि कई जापानियों का मानना है कि वायरस उन तक नहीं पहुंच पाएगा। नई पीढ़ी सोचती है कि अगर वो वायरस से संक्रमित हुए तो उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये गलत है। पर टोक्यो की सड़कों पर घूम रहे लोगों तक शायद ये संदेश ठीक से पहुंच नहीं रहा। आप देख सकते हैं कि टोक्यो की सड़कें अब भी लोगों से भरी हुई है और ऐसा ही हाल पार्कों और बीच का भी है। जापान के लोगों को वायरस से डर क्यों नहीं लगता? इसका एक कारण है वायरस से मरने वालों की संख्या का कम होना और दूसरा कारण है जापानी सरकार की ओर से आ रहे वायरस से जुड़े संदेश जो लोगों को भ्रमित करते हैं। जब प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने जापान में आपातकाल की घोषणा की थी, तब उन्होंने एक बात साफ कर दी थी कि अब ये यूरोपीय देशों जैसा नहीं होगा, आम जिंदगी चलती रहेगी। और इसका परिणाम 2 मीटर रूल यहाँ नहीं है। सुपरमार्केट में सभी लोग हैं। कई मानते हैं कि मास्क पहनने से वो वायरस से बच जाएंगे, पर मेडिकल विशेषज्ञ मानते हैं कि ये एक बड़ी भूल है। हमें सरकार से घर पर रहने और बाहर न जाने का एक कड़ा निर्देश चाहिए। बाहर निकलने के बाद दूसरों से 2 मीटर का फासला बनाएं। ये संदेश लोगों तक ठीक से नहीं पहुंच रहा है और लोग मानते हैं कि मास्क पहनने से वो बचे रहेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। जापान कामकाज को जारी रख कोरोना से निपटने की कोशिश कर रहा है और इसका सीधा असर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर पड़ रहा है।